यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। आप सभी को नमस्कार इस ई सेशन पर, और आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा। हालांकि मैं लॉ का जानकार हूं, लेकिन आप सोशल साइंस डिपार्टमेंट में हमारा ये कन्वर्सेशन करवा रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस योग्य समझा। लॉ पढ़ाता हूँ या प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में करता हूँ, इस नाते अपने को मैं इस पर बोलने में अपने आप को थोड़ा सा एलिजिबल इसलिए मानता हूँ कि कोई भी संसार की घटना हो, कोई भी रेवोल्यूशन हो, कोई भी आंदोलन देश का हो, संसार का किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव परिवर्तन हो, सरकारों में परिवर्तन हो, तो आफ्टर ऑल फिर वो लीगल फॉर्म में आता है। यानी कि फिर उसका जो सिस्टम बनेगा नया, पुराने सिस्टम को वो भंग करेगा, पुराने लीगल सिस्टम को भंग करेगा और नया लीगल सिस्टम एस्टैब्लिश करेगा। ये प्रक्रिया रहती है। तो अपने को वो फिर सिस्टम पढ़ने होते हैं कि कैसे वो चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के कैसे बन रहे हैं, सिस्टम कैसे चल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कैसे यूज़ हो रही हैं, कैसे परिवर्तन आया, और जो शासक है, जो बनाने वाला है, उसका मूड क्या था, वो क्या करना चाहता है। तो 5 जून का आपका कार्यक्रम है, जिसमें आप चाइना की डेमोक्रेसी, चाइना के स्टूडेंट मूवमेंट और चाइना का जो कम्युनिस्ट मॉडल है उसको बताना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको 3 हिस्सों में किया जाए। पहला हिस्सा ये है कि विश्व के बड़े मॉडल्स कौन कौन से हैं सत्ता हथियाने के लिए। यूरोप में कौन से मॉडल चले, खाड़ी में कौन से मॉडल हैं, भारत के कौन से मॉडल हैं, कम्युनिस्टों ने कौन से मॉडल लेकर आए, रिलीजियस मॉडल कैसे, इन मॉडल्स पर हम डिस्कशन करें। एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये है कि चीन में कम्युनिस्टों ने कब्जा करने का कौन सा तरीका अपनाया, यानी कि उन्होंने कौन सा मेथड अपनाया जिससे वो सत्ता में आ गए, यानी कि माओ सत्ता में आ गए। और तीसरा जो हम उसमें करना चाहते हैं वो ये है कि माओ के बैठने के बाद 2020 तक, और ख़ास तौर से जो स्टूडेंट मूवमेंट वहाँ का हुआ, उस स्टूडेंट मूवमेंट को जो कुचला गया, उस स्टूडेंट मूवमेंट को कैसे कुचला, क्या उनके सैद्धांतिक पक्ष थे, क्या उनके लीगल पक्ष थे, और क्या क्या हुआ। और आज अगर बनाना चाहें तो उसका चौथा हिस्सा भी बना सकते हैं, लेकिन उसी में कवर करेंगे कि आज उस विश्व में वो कम्युनिस्ट मॉडल जो चाइना ने अडॉप्ट किया है, उस मॉडल को कैसे वो विस्तार के माध्यम से पूरे विश्व को उसी रास्ते पर जिस पर यूएसएसआर कभी एक सत्ता पूरे विश्व में लाना चाहता था, वैसे चाइना भी आज किस प्रकार से विश्व में एक सत्ता लाना चाहता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करें। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, और आपने मुझे इसके लिए बुलाया, और ये ई वेबिनार आप कर रहे हैं अपने सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, और जो और स्टूडेंट्स हैं आपके कॉलेज के, उनके लिए कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस योग्य समझा। लेकिन मैं इसको 3 हिस्सों में करूँगा। पहला हिस्सा आज हम डिस्कशन करेंगे। हम आज 5 जून की घटना को, जो चीन में हुई, जिसमें हजारों छात्रों को एक साथ मृत्यु के घाट उतारा गया छात्र आंदोलन का विरोध करते हुए, उस विषय पर आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि आखिर हुआ क्या था कि चीन में इतने बड़े लेवल पर और इतने बड़े मूवमेंट को, जहां दसियों लाख लोग थे, वहां पर एक साथ गोली चलानी पड़ी टियाननमेन चौक पर, टियाननमेन स्क्वायर पर। और वो टियाननमेन स्क्वायर जो चीन का एक ऐसा स्क्वायर है, एक ऐसा प्लेस है जिस प्लेस पर वो फॉरेन डेलीगेट्स को बुलाते थे, फॉरेन डेलीगेट्स को घुमाते थे। मतलब एक ऐसा सांस्कृतिक और सार्वजनिक स्थान, वहां उस स्थान पर एक साथ 2.5 लाख फौज लगाना, टैंकर को लेकर, टैंकरों से हमले करने, जो विदेशों से भी जब हमले होते हैं, जो जो युद्ध होते हैं, उन युद्धों में भी टैंकर का इस्तेमाल हम लास्ट ऑप्शन के रूप में करते हैं। टैंकरों का इस्तेमाल करते हुए उस आंदोलन को कुचलना और हजारों लोगों की हत्या करना, इस विषय पर क्या है और कम्युनिस्टों का मूड क्या है, कम्युनिस्टों का सिस्टम क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। माफ़ करिएगा, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूं ताकि मैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, उन लिसनर्स को भी मैं इसको यूट्यूब और दूसरे चैनल्स पर दिखा सकूं। आपकी अनुमति मैंने पहले ले रखी है।
आप सब सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं या लॉ के स्टूडेंट हैं, इसलिए आप लोगों को समाज की सोशियोलॉजी समझने की आवश्यकता पड़ती है, सिस्टम समझने की आवश्यकता पड़ती है। अब संसार में जो मॉडल्स हैं, ये जो पूरे सोशियोलॉजी है, ये कुछ मॉडल्स पर चलती है। वो संसार के मॉडल कैसे कैसे हैं? एक हमारा मॉडल है, हिंदुस्तान का मॉडल है धार्मिक और सांस्कृतिक मॉडल। धार्मिक सांस्कृतिक मॉडल को एडॉप्ट करते हुए हम यहां पर शासन करते हैं और यहां व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो यहां एक्चुअली भारत में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि शासक प्रिवेल करेगा। शासक को जनता का समर्थन होगा और वो धार्मिक सांस्कृतिक रूल करेगा। अगर वो धार्मिक सांस्कृतिक रूल नहीं करेगा तो ऐसे शासक को, अगर वो निरंकुश हो जाएगा तो घनानंद बन जाएगा जिस समय नंद वंश का, तो घनानंद को फिर पच्युत करने के लिए जनता सामने आ जाएगी और बड़ा रिवोल्ट चलाकर दूसरे शासक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, चाणक्य बिठा देगा। ये हमारे यहां की प्रक्रिया रही। अब उस प्रक्रिया में भगवान बुद्ध के समय का ये सब कुछ आप देख लीजिए कि वो वज्जी संघ और संघ हुआ करते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में भी कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत में ये संविधान बन रहा है और ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत में ये डेमोक्रेसी आई है। भारत में डेमोक्रेसी हमेशा से रही, बीच बीच में निरंकुशता आती रही, जिसको भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया। तो हमको कुछ मॉडल समझने की जरूरत पड़ती है। पहला मॉडल भारत का मॉडल है, धार्मिक सांस्कृतिक मॉडल, जो संसार का सबसे पुराना और सबसे सफल मॉडल है। यही कारण है कि हिंदू, सनातनी हिंदू लाखों वर्षों से वेदों को पढ़ते हुए, लाखों वर्षों से उस मॉडल को अडॉप्ट करते हुए आज भी अपनी हस्ती को जिंदा रखे हुए हैं। और यहां तक कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना दिया गया, तो उन मुसलमानों को जब तक इन खाड़ी वालों ने बिगाड़ा नहीं था, तब तक वो मुसलमान भी शासक होने के बावजूद वो भारत में एक सिस्टम चलाते रहे और इस मॉडल को मानते रहे। एटलीस्ट 1937 तक ये मॉडल चलता रहा। कुछ निरंकुशता रही, कुछ आतंकवाद आया, कुछ झगड़े हुए, कुछ बहुत कुछ हुआ, लेकिन 1937 तक कम से कम ये मॉडल सबके बीच में रहा। हिंदुओं ने तो 100% अडॉप्ट किया और बाकियों ने जैसे भी अडॉप्ट किया, लेकिन वो उस मॉडल के साथ दिखे। इसलिए हम लाखों वर्षों से इस मॉडल को अडॉप्ट किए हुए यहां पर हैं, क्योंकि वो हिंदू सनातनी मॉडल है। दूसरा मॉडल जो रहता है वो रिलीजियस मॉडल रहता है, यानी कि संप्रदाय के नाम से। देखिए, धर्म और संप्रदाय को यहां अलग अलग करके देखना चाहिए। धर्म और संप्रदाय को एक ही चश्मे से नहीं देखना चाहिए। धर्म का कोई इंग्लिश नाम नहीं है। धर्म इज धर्म। धर्म मतलब धारण करना, और वो धारण करना जो वे ऑफ लाइफ है। संसार को कैसे चलाया जाए, चीजों को कैसे सोचा जाए, व्यक्ति के मस्तिष्क का निर्माण कैसे हो, वो धर्म है। धर्म के सबऑर्डिनेशन में, भारत में मैं बात कर रहा हूं, भारत में धर्म के सबऑर्डिनेशन में रिलीजन आता है। यानी कि धर्म के मातहत यहां संप्रदाय आता है, और भारत में बहुत सारे संप्रदाय होते हुए भी वो धार्मिक रूप से एक हैं। इसलिए वो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली या कलेक्टिवली हिंदू कहते हैं, या सनातनी हिंदू कहते हैं, या सनातनी कहते हैं। और रिलीजन बहुत सारे हैं। तो दूसरा मॉडल जो है वो रिलीजियस मॉडल है। अब इस रिलीजियस मॉडल वर्सेस धार्मिक मॉडल, रिलीजियस और धार्मिक मॉडल में भारत में क्या सिचुएशन है कि भारत में रिलीजियस मॉडल सबऑर्डिनेशन में है और धार्मिक मॉडल प्रिवेल करता है। अब जहां पर धार्मिक मॉडल ना हो, यानी कि वे ऑफ लाइफ का कोई तरीका ना हो, यानी कि जहां पर सारे संसार की चीजों को एकात्मता से ना देखा जाए। एकात्मता से देखने का मतलब है कि सब कुछ एक ही है। वो परमेश्वर भी एक है, वो ईश्वर भी एक है, वो इंसान भी एक है, वो धरती पर, पृथ्वी, पाताल, सब कुछ एक है। और वो तत्वों से मिलकर बना है, जिनको हम पंच तत्व कहते हैं। उनके तत्वों का जब परिवर्तन आता है तो उस प्रकार से उनकी एस्टेब्लिशमेंट होता है, वो बनते हैं, और सभी में प्राण है। ये भारत की फिलॉसफी है, सभी में प्राण है। हर जीव में, जंतु में, अणु में, परमाणु में, सब में प्राण है। ये एकात्मक मॉडल है भारत का। इस मॉडल के मातहत आप अपनी पूजा पाठ की पद्धतियां, जिससे आप जो भक्ति मार्ग है वो भक्ति मार्ग अडॉप्ट कर लीजिए। जो बड़ा धार्मिक मॉडल है वो है ज्ञान मार्ग, यानी कि आपकी एजुकेशन, चीजों को स्वीकार करने की, चीजों को समझने की। ठीक है। और
दूसरा जो मॉडल है वो है रिलीजियस मॉडल। उस रिलीजियस मॉडल में हम ये बार बार कहते हैं कि रिलीजन आपको सेल्फ कंट्रोल करने की एक व्यवस्था है। सेल्फ कंट्रोल करने की एक व्यवस्था मतलब भक्ति मार्ग प्रशस्त किया महर्षि नारद ने, और ये कहा कि जो लोग नहीं पढ़ सकते, जो इस मॉडल को, धार्मिक मॉडल को अडॉप्ट नहीं कर सकते, उनके लिए क्या है कि वो भगवान के मंदिर में या वो ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाने के लिए क्या, तो साधक है कि आप साधना करिए, साधक के लिए साधना चाहिए, साधना करेगा, और साधना के लिए एक साधन चाहिए। उस साधन के रूप में मंदिरों का निर्माण हुआ कि भाई उसको एक ऐसा स्थान चाहिए जहां पर जाकर वो साधना कर सके, और उसको एक मनोवृत्ति चाहिए, उसको एक स्टोरी पीछे से चाहिए, उसको ईश्वर की एक कल्पना चाहिए। उस ईश्वर के माध्यम से वो अपना मेडिटेशन कर सकता है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। तो भी वो अगर धर्म को नहीं भी पढ़ा है तो भी वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। ऐसा मॉडल भारत का है। तो हम भक्ति मार्ग पर आ गए, और भक्ति मार्ग पर जो लोग धार्मिक मार्ग पर नहीं चल पाए, वो भक्ति मार्ग के माध्यम से अपने आप को एटलीस्ट कंट्रोल कर गए, और धर्म की जो 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 फिलॉसफी इन प्रैक्टिस में थी वो प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लिया और ठीक ठाक चल गया। यानी कि विवाद का कोई बिंदु यहां पर भी नहीं है। तो ये जो रिलीजियस मॉडल है वो धार्मिक मॉडल के ऊपर प्रिवेल नहीं करता भारत में, लेकिन दूसरी जगहों पर यह रिलीजियस मॉडल धार्मिक मॉडल के रूप में प्रिवेल करने लगा। जैसे ये मैंने एक मॉडल की बात करी, दूसरे मॉडल की जब हम बात करते हैं तो वो है चर्च का मॉडल, रूल ऑफ चर्च। ईसा मसीह के बाद रूल ऑफ चर्च एस्टेब्लिश हुआ। रूल ऑफ चर्च में एक बाइबल आई। बाइबल भी ईसा मसीह के टाइम पर नहीं लिखी गई, बाइबल भी बाद में आई। ईसा मसीह के नाम से वो सब कुछ शुरू हुआ, और ये जो बाइबल आई, इस बाइबल को ध्यान में, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन ईसा मसीह के बाद आया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए इसकी इंटरप्रिटेशन और इस पर रूल करने का अधिकार चर्च को चला गया, यानी कि रूल ऑफ चर्च हो गया। ये दूसरा मॉडल अडॉप्ट हुआ। तीसरा मॉडल जो बनता है वो बनता है लुटेरों का मॉडल, यानी कि जो आक्रांता हैं, जो दूसरे देशों पर हमला करेंगे, दूसरी जातियों पर हमला करेंगे, दूसरी प्रजातियों पर हमला करेंगे, वो हमला करके वहां से लूट डालेंगे, और लूट डालकर अपने यहां अपना भरण पोषण करेंगे। ये मॉडल खाड़ी का मॉडल है। लेकिन इन सभी को कहीं ना कहीं एक रिलीजन की जरूरत पड़ती है, एक संप्रदाय की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये व्यक्ति के नाम से अगर चलाएंगे तो वो बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, उसका विरोध हो ही जाना है। लेकिन अगर ये ऊपर किसी शक्ति, अदृश्य शक्ति के नाम से चलाया जाएगा तो ये सफल हो जाएगा, और लूट डालने की ये प्रक्रिया को भी जस्टिफाई कर लेंगे, दूसरे को मारने की प्रक्रिया को भी जस्टिफाई कर देंगे। इसलिए जो आक्रांताओं का मॉडल है वो तीसरा मॉडल है, लेकिन उसको भी उन्होंने रिलीजियस रंग देने की कोशिश करी, क्योंकि उधर किताबिया मॉडल चलता था यहूदियों का, क्रिश्चियनों का, इसलिए उसको भी उन्होंने रिलीजियस रंग दिया। और हम जानते हैं कि खाड़ी 200 वर्षों में कन्वर्ट होकर इस्लामिक हो गया। नाम उसका भले ही इस्लामिक हो, लेकिन यह आक्रांताओं का अपना मॉडल था, जिन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा किया, दूसरी प्रजातियों पर कब्जा किया, और अपनी जाति को बढ़ाया, अपने जैसे लुटेरों को बढ़ाया। और अपने जैसे लोगों को बढ़ाने से तात्पर्य उनका यह है कि या तो मेरे जैसे हो जाओ और लूट डालो और दूसरे को मारो, और नहीं तो तुम मर जाओ। यह तीसरा मॉडल था। इन तीन मॉडलों के बाद चौथा मॉडल जो संसार में डेवलप हमेशा से रहा है, भारत का जो धार्मिक मॉडल है, इस धार्मिक मॉडल की तर्ज पर या इसका ही एक सबलिंग के रूप में एक डेमोक्रेटिक मॉडल, लोकतांत्रिक मॉडल बना। और यह लोकतांत्रिक मॉडल जो भारत में सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ, संघ राज्य बने, इस लोकतांत्रिक मॉडल को विश्व के बहुत सारे कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। और यह जो डेमोक्रेटिक मॉडल है, यह डेमोक्रेटिक मॉडल रिलीजियस मॉडल के ऊपर प्रिवेल कर गया। मैं धार्मिक मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं, धार्मिक मॉडल का ही एक मॉडल, धार्मिक मॉडल के अंदर जो एक मॉडल डेवलप भारत में हुआ था लोकतंत्र का, कि धर्म की रक्षा करने के लिए शासन कैसे होगा, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम बना। वो मोनार्क हो सकता है, वो राजतांत्रिक हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेटिक मॉडल एक बना।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म के अंदर राजतंत्र हो सकता है, धर्म के अंदर लोकतंत्र हो सकता है, धर्म के अंदर कई एक मॉडल, छोटे सब मॉडल्स डेवलप हो सकते हैं। भारत का धार्मिक मॉडल है, हमने राजा भी चुना तो धार्मिक रूप से चुना होगा, हमने व्यापार चुना तो धार्मिक रूप से चुना, हमने इकोनॉमी चुनी तो कास्ट इकोनॉमी चुनी, यानी कि हमने वो कास्टिज्म के आधार पर परिवार डेवलप किए व्यापारियों के, और उनको वो एजुकेट करके वो एस्टेब्लिश हो गए। बाद में अपभ्रंश आया और वो सब मॉडल खत्म हुआ, और वो उसके जो आज परिणाम हैं वो बड़े बुरे हैं, वो अलग बात है, क्योंकि हम कई मॉडल्स को मिक्स कर गए। यहां पर जो चौथा मॉडल है डेमोक्रेटिक मॉडल, जो यूएस ने अडॉप्ट किया स्वतंत्रता के बाद, यानी कि यूएस की स्वतंत्रता की बात करें तो 18वीं शताब्दी की बात है, वॉशिंगटन के बाद उन्होंने वो डेमोक्रेटिक मॉडल अडॉप्ट किया। फिर वो डेमोक्रेटिक मॉडल, उससे पहले हालांकि राजतंत्र के अंदर डेमोक्रेसी डेवलप हो गई, ऊपर रिलीजियस तंत्र को ब्रेक करके राजतंत्र, और राजतंत्र के अंदर कुछ लिबर्टीज देकर डेवलप हुआ। और यही यूरोप में जो बाइबल का रूल आया, उस बाइबल को चेंज किया गया। बाइबल से जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट बाइबल से निकाला गया, और बाइबल का रोल केवल चर्च के अंदर तक सीमित रह गया कि आप अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर को कैसे याद करेंगे, और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट सारा पार्लियामेंट चला गया या राजा के पास चला गया। इसको राजतंत्र भी कहते हैं, और राजतंत्र के अंदर भी लोकतंत्र डेवलप होता है कुछ हद तक, वो दिखाने के लिए ही किया जाए, लेकिन वो करते हैं। वो चौथा डेमोक्रेटिक मॉडल अगर हम प्योर कहेंगे, जो रिलीजियस मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट है, जिसका रिलीजियस मॉडल ये राजतंत्री मॉडल उसका स्पार्ट नहीं बना, जो प्रिवेल कर गया डेमोक्रेटिक मॉडल, वो यूएसए का मॉडल है। प्योर डेमोक्रेसी वहां प्रिवेल कर गई। पांचवा मॉडल जो संसार में डेवलप हुआ, वो कम्युनिस्ट मॉडल था, जो 1922 के बाद आया। 1917 से रशिया में वो शुरू हुआ, और रशिया से बढ़ते बढ़ते उसने पूरे संसार में अपने पैर पसारने की कोशिश करी। भारत में भी सन 1925 में वो मॉडल आया लेनिन के बाद, क्योंकि लेनिन 1924 में मर चुका था। 1922 में लेनिन ने वहां सरकार बनाई, और उससे पहले 1917 का आंदोलन और वो मूवमेंट चल ही रहा था वहां की राजशाही के खिलाफ, और उसका जो नया कम्युनिस्ट मॉडल आया, वो मॉडल डिफरेंट था। अब संसार में आज की तारीख में जो मॉडल चल रहे हैं, उन मॉडल्स में एक दो तीन मॉडल हैं। हालांकि मैं कहना चाहूं तो सारे मॉडल्स भी आज भी हैं, जैसे इस्लामिक मॉडल आज भी खाड़ी में चल रहा है, राजशाही अभी भी खाड़ी में चल रही है, तो इस्लामिक राजशाही अंडर द इस्लामिक मॉडल वो चल रहा है। डेमोक्रेटिक मॉडल पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में डेमोक्रेटिक मॉडल चल रहा है, और अमेरिका में डेमोक्रेटिक मॉडल चल रहा है, यूएस में। राजशाही के अंदर डेमोक्रेटिक मॉडल यूरोप के बहुत सारे कंट्रियों में है, और यूरोप के बहुत सारे कंट्रियों में प्योर डेमोक्रेटिक मॉडल भी चल रहा है। इसमें कम्युनिस्ट मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ। कम्युनिस्ट मॉडल भी रिलीजियस मॉडल को तोड़कर आया, क्योंकि रशिया में भी रूल ऑफ चर्च हुआ करता था, और राजशाही, रूल ऑफ चर्च के बाद राजशाही, और राजशाही के बाद फिर ये कम्युनिस्ट मॉडल है। अब कम्युनिस्ट मॉडल में हम ये मान के चलें, इन्होंने जो रिलीजियस मॉडल था उसको पूरा भंग कर दिया, राजशाही के मॉडल को भंग करके न्यू टाइप ऑफ राजशाही डेवलप की। अब ये जो न्यू टाइप ऑफ राजशाही डेवलप हुई, इसका क्या कि साहब एक इकोनॉमिक मॉडल होगा, जो हमारे यहां भी अक्सर कम्युनिस्ट चिल्लाते रहते हैं कि धन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, पैसा दीजिए और हर हालत में पैसा दीजिए। और ये विश्व का सबसे पुराना व्यापार है कि आपको किसी से कुछ करना हो, किसी को हटाना हो, कुछ करना हो तो एम्प्लॉयमेंट दीजिए और पैसा दीजिए। ये हमेशा से रहा संसार में, जब से संसार होगा। तो कम्युनिस्ट मॉडल ऐसा डेवलप हुआ, और इस कम्युनिस्ट मॉडल ने रशिया में जब लेनिन ने अपनी सरकार बनाई, तो उसने अगल बगल के जितने भी कंट्री थे जिनमें इस प्रकार उस मॉडल, जो वहां राजशाही चल रही थी, उस मॉडल का विरोध किया, वो सबको एक साथ मिलाकर यूएसएसआर बनाया।
कई कंट्रियों को मिलाकर उसने यूएसएसआर बनाया। यूएसएसआर ने एक नई चीज देखी कि भाई इकोनॉमिकली भी कुछ हो सकता है, रिलीजन सेकेंडरी हो गया, डेमोक्रेसी थर्डरी हो गया और राजशाही खत्म हो गई, और राजशाही का ही दूसरा रूप हालांकि बाद में आया जिसको उन्होंने ऐसा कहा अब ये कुछ लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, ना वो राजा थे, ना वो चुने हुए लोग थे, ना वो धार्मिक लोग थे, यानी कि रिलीजियस सांप्रदायिक लोग थे, और धर्म तो था ही नहीं। इन लोगों ने मिलकर विश्व में एक चीज डेवलप की कि विश्व में एक सरकार होनी चाहिए, यानी कि उनकी जो विशेष थी वो वर्ल्ड वाइड थी कि विश्व में एक सरकार होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने इस मॉडल को कई कंट्रियों को इकट्ठा करने के बाद जब इकोनॉमिकली काम करना शुरू किया तो उन्होंने दूसरे देशों में इंटरवीन करना शुरू किया, खास तौर से जहां पर डेमोक्रेसी थी। जैसे यूएस में इंटरवीन करना शुरू किया, राजशाही चाइना में थी, उन्होंने चाइना में इंटरवीन करना शुरू किया 1925-26 में। उन्होंने भारत में इंटरवीन करना शुरू किया। हमको याद होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कम्युनिस्ट मॉडल लेफ्ट विंग ऑफ कांग्रेस बनाए थे 1927 में। जिस समय 1927 में भारत में मूवमेंट चल रहा था साइमन कमीशन के खिलाफ और लाला लाजपत राय की जिसमें मृत्यु हुई थी, उस समय लखनऊ में वो लेफ्ट विंग ऑफ कांग्रेस बनाकर प्रदर्शन कर रहे थे। बड़े प्रभावित थे वो लेफ्ट मॉडल से और वो रशा होकर आए थे। लेकिन यहां पर अंग्रेज बैठा हुआ था। इस बात के लिए अंग्रेज को किसी बात के लिए थैंक्स नहीं कहा जा सकता, इस बात के लिए थैंक्स किया जा सकता है अंग्रेज को कि अंग्रेज इस कम्युनिस्ट मॉडल को समझता था, उसने यहां उसको पैर नहीं पसारने दिए। कांग्रेस की सुप्रीमेसी, लेकिन अंग्रेज दूसरे तरह से खेल रहा था। वो हिंदू मुसलमान लड़ा रहा था, कास्ट के अंदर कास्ट लड़ा रहा था। उसने जो मॉडल जो यहां पर डिस्प्यूट के पॉइंट खड़े किए वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अंदर वो जो कर रहे थे वो हिंदू मुसलमान लड़ाकर या कास्टों को बढ़ाकर, या उन्होंने एक मॉडल खड़ा किया कि आर्य वर्सेस द्रविड़, और आर्य वर्सेस द्रविड़ जब बहुत नहीं चला तो आर्य वर्सेस दलित या मूल निवासी, ऐसा कुछ। ये सारे मॉडल उन्होंने खड़े किए कि अंदर जितना डिस्टर्बेंस रहेगा उतने हम यहां पर आसानी से रूल कर सकते हैं। उन्होंने टेक्स्ट बदला, उन्होंने किताबें बदली, उन्होंने लिखा पढ़ी बदली, उन्होंने एजुकेशन बदली, सब कुछ किया। आज भी देश के दिमाग में वो चीजें हैं जो अंग्रेजों ने लिखी थी, क्योंकि हमने एजुकेशन व्यवस्था 1947 के बाद बदली नहीं, इसलिए वही एजुकेशन व्यवस्था भारत में है। तो आज भी वो सारे मॉडल जो डिस्प्यूट के पॉइंट थे जो अंग्रेजों ने बोए थे कि डिवाइड एंड रूल, और जितना डिस्टर्ब कंट्री होगा उतना हमारा रूल अच्छा चल सकता है, वो सब उन्होंने डेवलप करके रखे। इसलिए उनका दूसरा तरीका था, लेकिन उन्होंने कम्युनिस्टों को भारत में पैर नहीं पसारने दिए। लेकिन चाइना में उसी समय कम्युनिस्ट घुस गए, यानी कि वो रशियन घुस गए, और रशिया ने वहां इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। जो चाइनीज मॉडल आज भी है या कम्युनिस्ट मॉडल संसार में रहता है वो आज भी है, तो उन्होंने वहां इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और जो वहां चिंकाई शेक की गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट को भारी लोन दे डाले, और इतने लोन दे डाले कि वहां की इकोनॉमी लगभग चाइनीज ऋण में इतनी आ गई कि चाइना उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। और दूसरी तरफ जब इकोनॉमी उनके हाथ में आ गई तो उनके हिसाब से पॉलिसियां बनने लगी, उनके हिसाब से पॉलिसियां बनने लगी तो फिर वहां एजुकेशन उनके हिसाब से होने लगी। कम्युनिस्टों ने वहां की यूनिवर्सिटीज कवर करनी शुरू की, सीमांत क्षेत्र कवर करने शुरू किए। जितने असंतुष्ट वर्ग वहां के हो सकते थे, सभी असंतुष्ट वर्गों को उस समय रशियन कम्युनिस्ट मॉडल ने वहां फलने फूलने के लिए फंडिंग की, और नतीजा निकला कि 1949 आते आते देश में एक अलग तरह का मूवमेंट खड़ा हो चुका था, और चाइनीज गवर्नमेंट भी कर्जे में आ चुकी थी। एजुकेशन व्यवस्था वहां खराब हो चुकी थी, एजुकेशन व्यवस्था में कम्युनिस्ट घुस गए थे। 1949 में माओ के नेतृत्व में वहां सरकार का परिवर्तन हुआ। लेकिन रशिया का कर्जा है वो तो ले गई, वो कम्युनिस्ट दोनों है, तो दोनों भाई का मतलब ये नहीं कि रशिया अपना पैसा छोड़ देगा, रशिया अपना पैसा लेगा। इसलिए रशिया का कर्ज कैसे निपटाया जाए, क्योंकि कम्युनिस्टों का जो मूवमेंट था वो रशिया के कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, कम्युनिस्टों ने उसको बढ़ावा दिया था, तो वो पैसा कैसे वहां निपटाया जाए, इसके लिए वहां एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से निकलकर वो इकोनॉमिक मॉडल पर, बिजनेस मॉडल या इंडस्ट्रियल मॉडल पर उतरना चाहते थे, और वो बिजनेस मॉडल पर उतरकर आए। हम पहले सेशन में यहां तक ही चर्चा करें कि संसार में कई एक प्रकार के मॉडल होते हैं।
फाइनली जो मॉडल आता है वो अमीर और गरीब का आता है। दो ग्रुप संसार में बनते हैं, एक अमीर और एक गरीब। दो कंट्रियों की बात करेंगे तो एक गरीब कंट्री और एक अमीर कंट्री। दो इंसानों की बात करेंगे तो उनकी कोई जाति नहीं, कोई रिलीजन नहीं, एक अमीर और एक गरीब। फाइनल जब बनता है तब, लेकिन ये यहां तक जो अमीरी की स्टेज है, जो रूल करने का स्टेज है, वहां तक पहुंचने के लिए इन मॉडल्स, जो हमने मॉडल्स डिस्कस किए, इन मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि भारत में जो धार्मिक मॉडल स्टैब्लिश हुआ उसमें राजा भी धर्म से बंधा हुआ था, और यह कहा गया कि राजाओं का राजा अगर कोई है तो वो धर्म है। यानी कि जो व्यवस्था बना दी हमारे पूर्वजों ने, जो वेदों में सिद्धांत बना दिए, जो उस समय लॉ, जो 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 धार्मिक ड्यूटियां बना दी, जो धार्मिक सिस्टम डेवलप कर दिए, और हर व्यक्ति को उस धर्म का पालन करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड कर दिया, उस मॉडल में कहीं भी इकोनॉमिक्स नहीं है। वो ओरिजिनल चीजों पर चलता है, वो फेक इंडस्ट्रीज पर नहीं चलता। वो ओरिजिनल इंडस्ट्री यानी कि एग्रीकल्चर ही ओरिजिनल इंडस्ट्री है। मैं पीछे इंडस्ट्रियल मॉडल्स की बात कर चुका हूं कई बार कि ओरिजिनल इकोनॉमी, ओरिजिनल बिजनेस मॉडल क्या होता है, और बाकी जितने मॉडल ये फेक हैं। आप इंश्योरेंस का मॉडल फेक है, सर्विस सेक्टर का मॉडल फेक है, बैंकिंग का मॉडल सिस्टम फेक है, और दुनिया भर के ये जो 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 सर्विस सेक्टर है वो सारे फेक हैं। इनसे किसी को लाभ नहीं होता। ये तो मॉडल चेंज होते समय जो चीजें आई, उन चीजों को मैनेज करने के लिए एक बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और जहां से नॉरिशमेंट होने लगता है, जो जिस बात को सीख लेता है वो उसका दास हो जाता है। तो भारत का जो मॉडल रहा वो ओरिजिनल इकोनॉमिक, जो एग्रीकल्चर मॉडल रहा। चीन का भी, चूंकि चीन भी हिंदू है, और उसने हिंदू राष्ट्र के या हिंदुओं के एक संत, जिनको हमने बाद में भगवान बुद्ध कहा, बुद्ध के मॉडल को अडॉप्ट, बुद्ध के संस्कारों को अडॉप्ट किया। इसलिए उनका भी मॉडल एग्रीकल्चरल मॉडल ही रहने वाला था। 1949 में एग्रीकल्चरल मॉडल से बनी हुई सरकारों को भंग करके और नए बिजनेस मॉडल पर उतरना चीन के माओ का यह सफलता थी, और वो उतर आया। यहां से चीन और रशिया, यानी कि रशिया तो पहले ही इस मॉडल पर चल रहा था, चीन, रशिया और वेस्टर्न कंट्री भी इसी मॉडल पर चलने वाले थे। वो भले ही कुछ और कहें, लेकिन बिजनेस मॉडल तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, और बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखते हुए ही वो उपनिवेशवाद उन्होंने शुरू किया संसार में, कि भाई कहां से धन आ सकता है ये जुगाड़ देखनी है। ये जो मुस्लिम कॉन्सेप्ट था वो उनकी थी कि कहां हमला करें और लूट कर ला सकते हैं, ये उनका कॉन्सेप्ट था। और इनका कॉन्सेप्ट था कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से, हम दूसरे तरीके से राजशाही में घुस जाएं और वहां से धन अर्जन कर लें, और परमानेंट नॉरिशमेंट हमारा होता रहे, परमानेंट हमको आमदनी होती रहे, परमानेंट पैसा वहां का यहां आता रहे। मुस्लिम जगत में ऐसा नहीं हो, वो एक बार आए लूट कर चले गए, फिर 2 साल बाद आए फिर लूट कर चले गए, फिर 1 साल बाद आए लूट कर चले गए, और जब तक उनके खजाने में रहा खाते पीते रहे, उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखा। लेकिन अंग्रेजों का जो मॉडल था या यूरोपियन मॉडल था, उन्होंने जो अडॉप्ट किया वो उपनिवेशवाद साथ में ले आए। ये मैंने मॉडल और उसके अंदर उप मॉडल, और उप मॉडलों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और वहां इकोनॉमी, इसको आपको बताने की कोशिश करी। मुझे लगता है पहले आज के सेशन में हमको इतना कर लेना चाहिए, उसके बाद हम ये जो 5 जून की घटना हुई, ये समझे बगैर उसको नहीं समझा जा सकता कि आखिर चीन 1949 से लेकर और 2020 तक उसने कौन सी यात्रा तय की। मुझे लगता है कि इस पर हम लोग नेक्स्ट सेशन में चर्चा करें तो अच्छा होगा, तब हम 5 जून की घटना को सही से समझ सकते हैं। अदरवाइज बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, और लंबा लेक्चर हमारे हिंदू समाज के लिए, हिंदुस्तान में लोगों को सुनने की आदत थोड़ी कम हो गई है। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।